तो इस वीडियो में जानेंगे आप महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात HCF और LCM के बारे में जानेंगे। लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में HCF और LCM से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न अवश्य ही आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह HCF और LCM क्लास 6 के गणित के चैप्टर 3 में दिया है। इस चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। और LCM और HCF से संबंधित जो प्रश्न है वो NCERT के प्रश्नावली 3.6 और 3.7 में दिया हुआ है। लेकिन वहीं बिहार बुक की अगर बात की जाए तो बिहार बुक में यह 3.3 से लेकर 3.4, 3.5 और 3.6 चार प्रश्नावली में LCM और HCF के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है, जो मुख्य प्रश्न है उसको हल करेंगे। जो आसान है उसको आपको हल करना है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक केवल आप बनाना जानते होंगे भाग विधि द्वारा, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में शायद ही YouTube पर उपलब्ध होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सिस्टमेटिक ज्ञान दिया जा रहा है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो यह वीडियो देखने के बाद HCF और LCM से संबंधित कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्टकट में मसा कहा जाता है, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF भी कहा जाता है, या इसका और एक नाम है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर MCF भी नाम है। और लघुत्तम समापवर्तक का शॉर्टकट नेम है LCM और इंग्लिश में इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM कहा जाता है। तो HCF और LCM को हल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि HCF और LCM है क्या और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है अपने दैनिक जीवन में और आगे आने वाले गणितों में। तो इसको सबसे पहले समझेंगे और इसका प्रयोग जानेंगे। यह जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे HCF और LCM बनाना तो जानते हैं, लेकिन समझदारी नहीं होने के चलते उनके सामने कुछ प्रश्न आ जाते हैं, भाषिक प्रश्न LCM और HCF से, तो उन प्रश्नों को वे हल नहीं कर पाते हैं। जैसे इस प्रकार से प्रश्न यदि आ जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, तो वे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसका LCM ज्ञात करना है या HCF ज्ञात करना है। तो सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं 8 और 12 का हम HCF भी ज्ञात करेंगे और 8 और 12 का LCM भी ज्ञात करेंगे। दोनों ज्ञात करके देख लेंगे, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि LCM और HCF एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। LCM और HCF जो है जिस विधि से ज्ञात करना है उस विधि से समझ में नहीं आएगा, और जिस विधि से समझना है उस विधि से ज्ञात नहीं करना है। अपवर्तक विधि से समझना है HCF को और अपवर्त्य विधि से LCM को। 8 और 12 का HCF को समझेंगे क्यों ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 8 लीटर की एक बाल्टी है और एक बाल्टी है 12 लीटर की, और इस दोनों बाल्टी को एक ही नापना से भरना है और जल्दी से जल्दी भरना है। कौन सा वह नापना है जिससे दोनों को भरा जा सकता है एक ही से और जल्दी से जल्दी। तो इसके लिए हम अपवर्तक विधि से हल करेंगे। इसको हल में 8 का ज्ञात करेंगे, 8 का अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? तो इसको गुणनखंड भी कहा जाता है, और गुणनखंड को आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े होंगे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। 8 का गुणनखंड इसलिए ज्ञात किया जा रहा है कि 8 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्या है। जो संख्या होगी वह 8 लीटर की बाल्टी को भर देगी। जैसे 1 से 8 विभाजित होता है, तो 1 लीटर वाले नापना से हम इसको 8 बार डाल देंगे तो ये भर जाएगा। इसके बाद 2 से भी 8 विभाजित होता है, तो 2 लीटर वाले नापना से इसमें 4 बार डाल देंगे तो ये भर जाएगा। इसके बाद 3 से 8 नहीं हो जाता है विभाजित, तो 3 लीटर के नापना से इसमें डालेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9, 1 लीटर फालतू हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं आएगा। 4 से हो जाएगा, 4 से 2 बार डालेंगे तो इसके बाद 8 लीटर से।
उसके बाद 12 का अपवर्तक ज्ञात करेंगे। 12 का अपवर्तक, इस चिन्ह का मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वह नीचे भी। 12 का अपवर्तक या गुणनखंड, तो एक तो सब में होता है, 2 से भी 12 विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से, 6 से और 12 से। इस प्रकार हम ज्ञात कर लिए 8 और 12 लीटर को भरने वाले ये सब नापना है। 6 से 12 में 2 बार डाल देंगे तो भर जाएगा। अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे दोनों को भरने वाले कौन कौन से हैं, तो इसे कहा जाता है समापवर्तक। ये तो दोनों के अपवर्तक हो गए। अब 8 और 12 का समापवर्तक कौन कौन से हैं? समापवर्तक, तो समापवर्तक मतलब दोनों में शामिल होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, इसके बाद 4 है। 1, 2 और 4, ये 3 ऐसे नापना हो गए जो दोनों को भर सकता है। 1 से दोनों भरा जाएगा, 2 से भी दोनों और 4 से भी दोनों। लेकिन हमें देखना है कि इन तीनों में जल्दी से जल्दी किससे भराएगा, तो वो होगा 4। तो इसे ही कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। 8 और 12 का महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, महत्तम समापवर्तक। अर्थात 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि 4 ही ऐसा है संख्या वो जो 8 और 12 दोनों को विभाजित करता है, और यह सबसे बड़ी संख्या है। और बड़ी संख्या इसलिए ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी भरना है। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन और आगे आने वाले गणित में भी 2 संख्याओं या 2 से अधिक भी संख्या रहेगा तो उसको विभाजित करने वाली एक संख्या की ज़रूरत होती है। तो यही संख्या जो कहलाता है, यही कहलाता है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक का इस प्रकार से परिभाषा निकलता है कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी संख्या है जो दी गई जो ये संख्या है इसको विभाजित करके, जैसे 4 से 8 2 बार में हो जाएगा और 12 3 बार में हो जाएगा। और भी संख्या है जो 8 और 12 दोनों को विभाजित करेगा, जैसे 2 से भी हो जाएगा, 8 और 12 दोनों, 1 से भी हो जाएगा, लेकिन यह छोटा है, सबसे बड़ा जो है वो 4 है। तो इसी प्रकार से आपको अगर दिया जाएगा कि 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो आप अपने दिमाग से आसानी से कह सकते हैं कि इस दोनों का मौसा हो जाएगा 6, क्योंकि 6 वह बड़ी संख्या है जो 12 और 18 दोनों को आसानी से दोनों को विभाजित कर देगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से भी हो जाएगा दोनों, 2 से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, यही मौसा कहलाता है। बहुत ही आसान है इस तरीके से, लेकिन अगर केवल आप बनाना जानते हैं तो उस तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो मौसों को इस तरह से समझ लिए आप कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से आप 20 और 30 का कहेंगे कि मौसा क्या है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 10 होगा, क्योंकि 10 20 को भी विभाजित करेगा और 30 को भी करेगा, 5 भी करेगा लेकिन 10 बड़ा है 5 से, 2 भी करेगा दोनों को लेकिन 10 बड़ा है। यही हो गया आपका मौसा। तो मौसा को समझ लिए, अब लौसा को यहाँ समझेंगे। लौसा क्या है, तो 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम क्या है, तो 8 और 12 के एलसीएम ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं 8 और 12 लीटर की 2 बाल्टी है, और कौन सा ऐसा बड़ा नापना है जिसमें दोनों से भरेंगे तो आसानी से बराबर भरा जाएगा, ना ज़्यादा होगा और ना कम होगा। तो कौन सा वह नापना है तो ज्ञात करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि 8 का अपवर्त्य ज्ञात करेंगे। अपवर्त्य, ये ध्यान देना है कि इसमें अपवर्तक होता है, अपवर्तक, और इसमें होता है अपवर्त्य, ये आधा तो है। इसको शॉर्ट, इसका एक और नाम है गुणज। तो 8 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, तो 8 का पहाड़ा ही होता है, पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, डॉट 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 अनंत तक जाता है ये। इस प्रकार 12 का अपवर्त या गुणज क्या क्या हो जाएगा, तो 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये 8 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या है। इस प्रकार का दिन अपना है 8 लीटर का, 16 लीटर का, 24 लीटर का, तो 8 लीटर वाले से उसमें भरा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से 12 लीटर का हो, 24 लीटर का हो, 36 लीटर का हो, 48, सब में 12 से भरा जा सकता है। तो दोनों से भरा जाने वाला कौन सा वो है, तो उसको ज्ञात करेंगे। 8 और 12 का
समापवर्त्य हो जाएगा, समापवर्त्य कौन सा होगा? तो जो मिलेगा इसमें सबसे पहले क्या मिल रहा है 24, इसके बाद बढ़ाएंगे इसके तो आगे मिलेगा 24 और डॉट डॉट डॉट। लेकिन लघु एलसीएम में यही देखा जाता है 8 और 12 में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे पहले जो मिल रहा है 24, उसके बाद ये दोनों बढ़ाएंगे तो मिलता रहेगा अनंत तक। लेकिन 8 और 12 का लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 24। तो 24 लघुत्तम समापवर्त्य आया। यह इसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो लघुत्तम समापवर्त्य वो सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। ये छोटी है, और भी बड़ी बड़ी संख्या बढ़ते जाएंगे, जैसे 24 के बाद आएगा 48, 8 से भी विभाजित हो जाएगा 6 बार में, और 12 से भी 48, 72, 96, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत है। लेकिन यहाँ विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 24। तो यहाँ हम दोनों को समझना एक साथ इसलिए बहुत ही जरूरी है कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी संख्या है जो विभाजित करती है, और लघुत्तम समापवर्त्य सबसे छोटी संख्या है जो विभाजित होती है। तो यहाँ पर देख लिए 8 और 12 का ये हो गया एलसीएम हो जाएगा 24 और एचसीएफ हो जाएगा 4। ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। ये 24 दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, और भी बड़ी बड़ी संख्या है जो दोनों से विभाजित होगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या है। और एचसीएफ जो आया 4, यह विभाजित करने वाली, दोनों को विभाजित करेगा 4 और 8 को, लेकिन सबसे बड़ी संख्या है। तो आगे इन दोनों का गुण जानेंगे। और एक चीज़ और देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 8 हो जाएगा 96, और इसके बाद ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो 24 चौके 96। इस प्रकार से यह भी एक संबंध है एचसीएफ और एलसीएम में कि दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो दोनों आ जाएगा बराबर। इस प्रकार से हम आगे इसको देखेंगे। सूत्र ज्ञात हो जाएगा हमारा कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये प्राप्त हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इससे हमारा फायदा होगा, इसको आगे जानेंगे। अब आते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का परिभाषा यहाँ पर लिख दिए कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसव वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि 12 और 18 का मसव क्या होगा? तो 12 और 18 का मसव जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, जो 12 और 18 दोनों को विभाजित करेगी। और यह सबसे बड़ी संख्या है। 12 और 18 को विभाजित करने वाली और भी छोटी छोटी संख्या है, 2 है, 3 है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो 2 संख्या हो या 2 से अधिक संख्या, 2 से अधिक संख्या का भी जैसे 12 हो गया, 16 हो गया और 20 हो गया, 3 संख्याओं का मसव ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा तीनों का मसव, अर्थात तीनों को विभाजित करने वाला यह संख्या है 4। 4 से तीनों विभाजित हो जाएगा और यह बड़ी संख्या है। 2 से भी तीनों होगा, लेकिन 4 बड़ा है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसव वह सबसे बड़ी संख्या है। मसव जो है यह 2 या 2 से 3 संख्याओं का यहाँ पर दिया है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसव जो होता है यह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित करता है। ठीक उसी प्रकार से लघुत्तम समापवर्त्य लसव जो होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 4, 8 और 12, 3 संख्याओं का लसव क्या होगा? तो तीनों संख्याओं का लसव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24। 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 से भी और 12 से भी। और यह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होगा। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसव वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। यह सबसे छोटी संख्या है, और भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं बढ़ते जाएंगे तो ज्ञात होगा, लेकिन 24 सबसे छोटा संख्या है जो दी गई संख्या से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखेंगे महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य का गुण देखेंगे। तो क्या इसका गुण है? दी गई संख्याओं का मसव उन संख्याओं में किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का मसव जो है, जैसे 12 हो गया और 15 हो गया, तो 12 और 15 का मसव क्या हो जाएगा? 3।
कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। इसके बाद 20 और 40 का मौसा, तो 20 और 40 का मौसा जो हो जाएगा 20 होगा, इसके बराबर तो है लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता है। यदि एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या जैसे 20 से 40 विभाजित हो रहा है तो दोनों का मौसा क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, क्योंकि 20 से 20 भी कट जाएगा और 40, तो एक छोटी संख्या के बराबर तो आ रहा है लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता है। मौसा दोनों संख्याओं में से या 3 संख्या दिया हो, अगर उसका मौसा रहेगा तो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा गुण, दी गई संख्याओं का लौसा उन संख्याओं में किसी से भी छोटा नहीं हो सकता है। जैसे 10 और 15 का लौसा क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 10 से 30 विभाजित हो जाएगा, 15 से 30, यह सबसे छोटी संख्या है और दोनों से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, बड़ा ही होगा या बराबर हो सकता है। जैसे 10 और 20 का लौसा 20 हो जाएगा, तो छोटा नहीं है, भले इसे 20 से बराबर है लेकिन छोटा नहीं है। 10 से तो बड़ा ही है लेकिन 20 के बराबर है, कभी भी छोटा नहीं होगा, ये बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। 2 सहअभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। तो सहअभाज्य तो हम जानते हैं जो दोनों संख्या 1 के अलावा नहीं कटना चाहिए, जैसे 7 हो गया और 10 हो गया, तो 7 और 10 सहअभाज्य है, तो इन संख्याओं का अगर मौसा हम ज्ञात करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य संख्याओं का लौसा जो होगा इनका गुणनफल होगा। इनकी जैसे 7 और 10 का लौसा अगर ज्ञात करेंगे तो इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे। अगर यह किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट 10 सत्ते 70 हो जाएगा, लौसा गुणनफल हो जाएगा। यदि कोई संख्या मान ले a किसी दूसरी संख्या b का गुणनखंड है तो a और b का मौसा a तथा लौसा b होता है। जैसे मान लेते हैं कि 10 हो गया और 20 हो गया, तो यहाँ पर a इसको मान लेंगे और b इसको मान लेंगे। a अगर b का गुणनखंड है अर्थात 10 जो है 20 का गुणनखंड है, अर्थात 10 से 20 विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे इसका HCF जो होगा, HCF यह खुद संख्या हो जाएगा 10 और LCM जो होगा ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 या अधिक संख्याओं का मौसा उन संख्याओं को पूर्ण विभाजित करता है और प्रत्येक दी हुई संख्या अपने लौसा को पूर्ण विभाजित करती है, इसलिए इसका मौसा उसके लौसा का गुणनखंड होता है। जैसे 8 और 12 का हम यहाँ पर देखे हैं कि लौसा हो जाएगा 24 और इसका मौसा होता है 4। तो मौसा जो होता है ये दोनों संख्याओं को विभाजित करता है और ये दोनों संख्या जो है लौसा को विभाजित करता है। इस प्रकार से ये 4 जो है HCF LCM को भी HCF LCM को विभाजित करता है। 4 से 24 भी 4 छक्के 24, 6 बार में विभाजित हो जाएगा। तो किसी भी 2 संख्याओं का जो लौसा होता है उसको उसका मौसा उसे विभाजित करता है। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM को ज्ञात करना सीखेंगे। ले लेते हैं एक संख्या 24 और 36 का HCF तथा LCM ज्ञात करें, और किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात करना सीख चुके हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करेंगे 12 बार में, फिर अगर 2 से हो रहा है तो करेंगे 6 बार में, फिर 2 से हो रहा है तो करेंगे 3 बार में। अब 3 बच गए। इस प्रकार 36 को भी कर लेंगे 2 से 18 बार में, पुनः 2 से 9 बार में, अब 3 से होगा 3 बार में। तो यहाँ पर 24 का हल में 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे बचा है नीचे 3। इसके बाद 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो HCF अगर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, HCF ज्ञात करने के लिए जो भी संख्या इसमें मिल रहा है उसको लिख देंगे। जैसे 2 इसको लिख देंगे, 2 गुणे और क्या मिल रहा है 2, अब इसके बाद 3 मिल रहा है लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये हो गया इसका HCF। और LCM ज्ञात करना होगा, तो जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। जैसे 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 गुणे 2 गुणे 3
इसके बाद जो बच गया उसको भी लिख देंगे गुणे 2, और फिर ये बच गया इसमें 3 गुणे 3। अब जो होगा ये LCM हो जाएगा, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, ये हो जाएगा LCM। तो इसी प्रकार से आप HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। HCF में केवल जो मिल रहा है उसको लिखेंगे, और LCM में जो मिल गया उसको एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जो बच गया उसको भी लिखेंगे। जैसे 2 इसमें भी है तो एक ही 2 लिखे हैं, फिर दोनों में 2 है तो 1 2 लिखे हैं, फिर 3 मिला है तो 3 भी लिख दिए। इसके बाद जो बचा है 2 उसको भी लिख देंगे, और यहाँ 3 बचा है तो इसको भी लिख देंगे, और सबको गुणा कर देंगे। ये हो गया LCM। अब जानेंगे भाग विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना। तो भाग विधि बहुत ही आसान होता है HCF और LCM ज्ञात करने के लिए। तो देखते हैं, जैसे 14 और 20 का HCF अर्थात मौस तथा LCM को लसा कहा जाता है। HCF तथा LCM ज्ञात करें। दोनों संख्याओं को HCF भी ज्ञात करेंगे और LCM भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले HCF ज्ञात करने के लिए 14 से 20 में दे देते हैं भाग। 14 से 20 को कटाएंगे, 14 एकम 14 और बचेगा 6। तो अब 6 से पुनः इस 14 को कटाते हैं। 14 कटाएंगे तो जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12। पुनः घटाएंगे, 4 में से 2 घटेगा 2 और ये कट जाएगा, 1 में से 1 गया। अब 2 से 6 को कटाएंगे, 2 तिया 6। लास्ट टाइम जिसे कटा 2 से, यही हो गया HCF। HCF बराबर हो गया 2। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं। 15 से मान लेते हैं 335। 15 और 335 का मौसा ज्ञात करना हो तो 15 से भाग देंगे 335 में। तो भाग तो हम देते हैं 15 से ऐसे 33 को ही कटाते हैं, लेकिन यहाँ HCF में डायरेक्ट सबको कटाना पड़ता है एक ही बार। 15 से इतना गुणा करेंगे कि 335 एक ही बार में विभाजित हो जाए। तो 15 दाह में 150 और 15 दाह में 150, 20 बार में 300 हो जाएगा। अब पुनः 15 दूनी 30, यानी 22 बार में इसको कटाएंगे डायरेक्ट। 300 हो जाएगा 30 और बचेगा इसमें 5, और 5 से पुनः ये 15 को कटाएंगे तो 5 तिहाई 15। इस प्रकार से इसका HCF जो आ जाएगा वो हो जाएगा 5। एक ही बार में कटाना पड़ता है। अब LCM देख लेते हैं, ये 14 और 20 का। तो 14 और 20 को LCM इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है भाग विधि द्वारा। अब इस दोनों को एक ही संख्या से कटाना है। जब एक संख्या से दोनों कटेगा तभी कटाएंगे, तो वो 2 से सबसे पहले देखा जाता है। तो 2 से दोनों विभाजित हो जाएगा, तो 2 से ये 7 बार में हो जाएगा और ये 10 बार में हो जाएगा। पुनः अब देखेंगे कि विभाजित होगा 2 से कि नहीं, तो 10 होगा लेकिन 7 नहीं होगा तो नहीं करेंगे। 7 से 7 हो जाएगा लेकिन 10 नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, LCM ज्ञात करने के 2 गुणे 7 गुणे 10 लिख देंगे और गुणा करके लिख देंगे। 7 दूनी 14 और 14 दाह में 140 हो जाएगा LCM। इसका भी 15 और 335 का इस प्रकार से रख कर विभाजित करके ज्ञात कर सकते हैं। HCF तथा LCM में संबंध क्या है, तो यह पहले भी बता चुके हैं कि HCF और LCM में संबंध है, अर्थात मौसा और लसा में संबंध है। क्या है, जैसे देख लेते हैं। हम ज्ञात किए थे 8 और 12 का। हम जानते हैं कि HCF जो होगा मौसा वह 4 होगा। 4 वह बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगा। और इसके बाद LCM दोनों का जो हम ज्ञात किए थे तो वो हो जाएगा दोनों से विभाजित होने वाला, 8 और 12 दोनों से विभाजित होने वाला संख्या जो है वह 24 हो जाएगा। तो 24 ये है LCM। अब यहाँ पर जो संख्या है ये 8 और 12 दोनों के यदि गुणा करते हैं तो ये देखते हैं 12 8 कितना जाता है, 96 आ जाएगा। और फिर LCM और HCF को गुणा करेंगे दोनों को, तो 24 चौके कितना हो जाएगा, 96। दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF तथा LCM का गुणनफल दोनों बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से एक हमें सूत्र मिल जाता है कि HCF अर्थात मौसा गुणे LCM अर्थात लसा
बराबर हो जाएगा पहली संख्या प से पहली स संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि हमको लसम असर जानकारी है, पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई जानकारी नहीं है, तो यह ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन प्रश्नावली में आगे मिलेगा। तो अब एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो यह प्रश्नावली है, यह एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.6 और 3.7 दोनों को बनाएंगे। और ये जो बिहार बुक की प्रश्नावली है, यह 3.3 से लेकर 3.6 तक दिया हुआ है। दोनों में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित ही प्रश्न कॉमन है, एक ही चीज़ें दिया है, कुछ कुछ अलग अलग दिया है। तो यह जो है भारत सरकार की किताब है और ये बिहार सरकार की किताब है। तो भारत के जितने भी राज्य है सबके लिए यह ज़रूरी है। और इसमें भी थोड़ा सा अच्छा मैथ दे दिया है जिसको हम हल करेंगे, लेकिन इसको पहले हल करेंगे उसके बाद उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के मशक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि किस विधि से, भाग विधि से कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कि अपवर्तक विधि से, लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मशक को यहाँ इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करेंगे। पहला के ए को हल कर रहे हैं। यहाँ पर ए में दिया हुआ है कि 18 और 48 का, तो सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 2 से विभाजित हो रहा है, तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि 2 सबसे अब छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 से 9 बार में हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ पर 18 का अभाज्य गुणनखंड, हल में अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद है 48 का, तो 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटेगा या 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4 बार 2 आया है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और एक बार 3 आया है, लिख दिए। अब इसका जो मसा होगा एचसीएफ, मसा महत्तम समापवर्तक, वो होगा जो दोनों के गुणनखंडों में मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है एक, इसके बाद एक 3 मिल रहा है। तो 2 गुणे हो गया 3, एक 2 लिख दिया, एक 3, यही 2 3 6 हो गए, यही हो गया आंसर। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि तो ऊपर बता ही दिए कि छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देकर भी ज्ञात कर सकते हैं आप। इस प्रकार से इन सब का आप अपने से मशक ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा नंबर में, निम्न का मशक क्या है, 2 क्रमागत संख्याओं का। तो इसके भी प्रश्नावली में दोनों के सेम है, एनसीईआरटी और बिहार बुक, इसके भी सेम वही क्वेश्चन है। तो 2 क्रमागत संख्याएं का मौसा जो होता है, कोई भी 2 का क्रमागत संख्या जैसे 6 और 7 ले लिए, तो इस दोनों का मौसा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से ही दोनों विभाजित हो जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं होगा। 2 से 6 होगा लेकिन 7 नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा, जैसे 6 और 8 ले लिए, तो कोई भी 2 क्रमागत सम रहेगा तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी सम संख्या 2 से विभाजित होता है तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्रमागत का मतलब लगातार होना चाहिए, 6 8, जैसे 12 लिए तो इसके बाद 14, ये लगातार सम संख्या है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 हो जाएगा। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा, जैसे 13 हो गया, इसके बाद एक 15 हो गया, ये दोनों विषम है, लगातार है। 13 के बाद आता है जो विषम वो 15 होता है, तो इनका भी मौसा 1 ही हो जाएगा, 1 के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब मौसा वही है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है और बड़ी है, तो 1 ही बड़ा है, 1 ही है, 1 ही से दोनों विभाजित होगा और यही बड़ी संख्या है और कोई नहीं इससे बड़ा है जो दोनों को विभाजित करेगा। अब इसमें दिया हुआ है तीसरा नंबर में कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मौसा इस प्रकार ज्ञात किया गया है कि 4 बराबर 2 गुणे 2 और 15 बराबर 3 गुणे 5। 4 बराबर हो गया 2 गुणे 2 और 15 बराबर हो गया 3 गुणे 5।
अगर ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड जब दिया हुआ है तो इसमें दोनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या इन दोनों का मौसा शून्य होना चाहिए? नहीं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका जो मौसा होगा वह हो जाएगा 1। किसी भी दो संख्याओं का मौसा शून्य नहीं हो सकता है। अगर कुछ नहीं मिला तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 4 भी विभाजित हो जाएगा और 1 से 15 भी विभाजित हो जाएगा, अतः इनका मौसा 1 हो जाएगा। अब प्रश्नावली 3.7, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। अर्थात दोनों को विभाजित करने वाला ऐसा चाहिए संख्या, क्योंकि दोनों को मापना है तो यहाँ पे HCF ज्ञात करना है। विभाजित करने वाला जो होता है HCF होता है, तो 75 और 69 का HCF हम ज्ञात कर लेंगे। तो 69 से भाग दे देंगे 75 में, एक बार में जाएगा 69 और घटाएंगे तो 6 बचेगा, और पुनः 69 में भाग देंगे तो 6 दाएं 60, 11 बार में जाएगा 66, 3 बचेगा और एक और 3 से पुनः विभाजित करेंगे 6 को, 3 दूनी 6 विभाजित हो गया। अतः इसका लिख देंगे दोनों बोरियों को भारों को पूरा मापने वाला अधिकतम मान जो होगा HCF, इसका हल हो जाएगा HCF बराबर 3। अब हल करेंगे प्रश्न 2। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। 3 बच्चे हैं तो एक ही साइज के नहीं है, किसी के जो कदम है, जैसे ये बच्चा हो गया और इसके जो कदम है किसी का बड़ा है और किसी का छोटा है। कितना कदम डालता है, कोई है कि इससे थोड़ा सा बड़ा है, किसी का इससे थोड़ा सा बड़ा है। एक है जो 63 है और एक है 70 और तीसरा है 77 cm है, तीनों सेंटीमीटर में है। तो ये कदम एक साथ चलना शुरू करते हैं एक ही स्थान से, लेकिन अगर दूसरा जो कदम रखेंगे उनका एक ही स्थान पर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है तो कभी यह मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। कब मिलेगा? तो इस तीनों का LCM हम ज्ञात करेंगे और जितना सेंटीमीटर होगा आगे इन तीनों का LCM आएगा, उतने सेंटीमीटर के बाद पुनः इन तीनों के कदम जाकर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हल करेंगे इसका, तो हल में ज्ञात करेंगे हम 63, 70 और 77 का LCM। तो LCM भाग विधि द्वारा आसान होता है, या आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन भाग विधि द्वारा करते हैं इसको। 63, 70 और 77 ये तीनों दिख रहा है कि 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 से 9 बार में, और ये 7 से हो जाएगा 10 बार में, और ये 7 से हो जाएगा 11 बार में। ये विभाजित हो गया और इसको अब LCM ज्ञात करना होगा। तो लिख देंगे 7 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11। अब इस चारों को गुणा करने के बाद हमारा जो आएगा हम लिख देंगे 6930 आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे कि इनमें प्रत्येक कितनी दूरी तय करेंगे, तो लिख देंगे इनमें प्रत्येक 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करेंगे तो इनका कदम एक साथ पड़ेगा, अब चूंकि 6930 सेंटीमीटर है, यह सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर है तो मीटर में भी इसको बदल सकते हैं, 69.30 मीटर हो जाएगा। मीटर में इसको बदलेंगे तो इतना भी सही होगा, और मीटर में भी बदल सकते हैं। ये हो गया। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है, तो ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप सके। इस तीनों को मापने का मतलब कि तीनों को विभाजित करने वाला हमको चाहिए। तो विभाजित करने वाला कौन होता है? HCF होता है। तो इसके हल में हम HCF ज्ञात कर देंगे। हल में क्या करेंगे? HCF। तो HCF
में भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पर जो हमारा सुविधा होगा कौन सा होगा, तो इससे भाग दे देते हैं 450 से भाग देते हैं 675 में, एक बार में जाएगा 450, घटा देंगे 5 बचेगा, ये 2 बचेगा और ये भी 2 बचेगा, पुनः 450 को कटाते हैं तो लग रहा है कि 2 बार में कट जाएगा। ये 2 बार में 225 और 225 450 हो जाएगा, कट गया। और लास्ट टाइम जिससे विभाजित हुआ ये 225 से, और पुनः इसमें भाग देंगे 225 से भाग दे देंगे 825 में, तो 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा, क्योंकि 4 बार में ले जाएंगे तो ये 900 हो जाएगा, 2 चौके 800 तो ऐसे ही हो गया, 25 चौके 100 900 हो जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे तो 3 दूनी 675 हो जाएगा। अब बच्चे घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और ये 12 हो जाएगा, 7 गया 5 हो जाएगा और ये 7 हो गया तो 6 गया 1 बचेगा, पुनः 225 में और भाग देंगे 150 से, 150 150 300 हो जाएगा, 2 बार में तो एक ही बार में ले जाएंगे 150, घटेगा 5 में से 0 गया 5, ये हासिल लेगा 12 में 5 गया 7, ये तो 0 हो जाएगा। अब 75 से भाग देंगे 150 में तो 75 दूनी हो जाएगा 150, कट गया। लास्ट टाइम जिससे कटा 75 से, यही हो गया HCF बराबर आ गया 75। तो सबसे लंबा फीता 75 सेंटीमीटर का होगा, लिख देंगे सबसे लंबा फीता 75 cm का होगा, जो ये भी लिख सकते हैं जो ऊंचाई इतना, लंबाई इतना और चौड़ाई तीनों को क्या करेगा, ये माप देगा। 75 से तीनों विभाजित होगा क्योंकि ये तीनों का ये HCF है। तो इसका हल हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हल में विभाजित होने वाला चाहिए तो यहाँ पर LCM ज्ञात करना है, तो 6, 8 और 12 का LCM ज्ञात करेंगे। तो 6, 8 और 12 का LCM यहाँ पर 6, 8 और 12, 2 से तीनों विभाजित हो जाएगा 3 बार में, ये 4 बार में, ये 6 बार में। अब पुनः ये 2 से विभाजित हो जाएगा 3 और ये नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा 2 बार में, ये 6 हो जाएगा 3 बार में। पुनः ये 3 से विभाजित हो जाएगा 1 बार में, 2 बच जाएगा, ये भी 1। अब इसका LCM जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो 24 तो आ जाएगा तीनों का LCM, लेकिन कह रहा है कि इस तीनों से विभाजित होने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, 3 अंकों में, लेकिन ये कितना है 2 अंकों में। तो हम जानते हैं कि जो ये तीनों संख्याओं का जो यह LCM आया है 24, तो यह LCM 24 तीनों से विभाजित है और इससे जो भी संख्या विभाजित होगा वह तीनों से विभाजित होगा। तो हम 24 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको पता होगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगा वह 100 है, लेकिन 24 से 100 में भाग देंगे, अगर नहीं कटेगा तो इससे बढ़ेंगे 100 के बाद कौन है 24 से विभाजित होने वाला, तो 24 से 100 में भाग दे देंगे। तो 24 चौके 96, कितना बचा शेष, 4 बचा शेष। अब क्या करेंगे, जो 4 शेष बचा, 4 ये जो शेष बचा, अर्थात 4 को हम 100 में घटा देंगे, 100 माइनस 4 बराबर कितना बचेगा 96, अर्थात 24 से 96 जो है वह विभाजित होगा। अगर 100 में 4 घटा, 4 शेष बच रहा है, 4 घटा देंगे तो 96 आ जाएगा, क्योंकि इसे शेष को घटा देंगे तो 96 आएगा, अर्थात ये 96 जो है 24 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन 96 अभी 2 अंक में है, तो इसको 3 अंक में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 24 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 4 10 के 0 और 9 2 11 1 12, 120, यही हो जाएगा हमारा आंसर 120।
5 नंबर क्वेश्चन, 8, 10, 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हल में सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका विभाजित होने वाला पूछ रहा है तो एलसीएम ही ज्ञात किया जाता है। तो 8, 10 और 12, 2 से तीनों विभाजित हो जाएगा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में। पुनः 2 को विभाजित होने वाला है, 2, 4 और 6, 2 कम से कम विभाजित होने वाला चाहिए, 1 रहेगा तो नहीं करेंगे। तो 2 से ये विभाजित हो जाएगा, 4 2 बार में, 5 नहीं होगा और ये 3 बार में। अब 2 से 2 1 विभाजित होने वाला है तो 1 रहेगा तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब गुणा कर देंगे, एलसीएम बराबर ऊपर वाला ले लेंगे 2 गुणे 2, नीचे वाला भी ले लेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120। 120 एलसीएम तो आया, लेकिन 120 एलसीएम जो आया यह तीनों से विभाज्य है, लेकिन तीनों से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की होता है उसको लिख देंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 999 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 1000 जो आएगा वह 4 अंकों में हो जाएगा। तो 999 को विभाजित करेंगे 120 से, तो 120 भागे 999, तो भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 आठे 96, 12 आठे 96, 960 हो जाएगा। अब घटा देंगे इसको, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 0। कितना बच रहा है, 39 शेष बच रहा है, शेष बच गया 39। अब क्या करेंगे, तो 999 में 39 को घटा देंगे, क्योंकि यह 39 नहीं रहता तो यह पूरा विभाजित होता, जो भी होता। तो 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 3 गया 6 और ये हो जाएगा 9, तो 960 आ गया। तो अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं, 39 को हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 4 अंकों में चला जाएगा। बड़ी संख्या यही है 960, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 960 है, जो तीनों से विभाजित होगा, क्योंकि यह 120 से विभाजित है और 120 से विभाजित है, इसका मतलब 120 तीनों से विभाजित है, तो 120 से विभाजित होने वाला जो 960 है वह भी तीनों से विभाजित हो जाएगा। 6 नंबर, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। 7 बजे अगर बदल रहा है तो कब बदलेगा। तो इसके हल में क्या करेंगे हम कि यहाँ भी इस प्रकार से जब आए तो एलसीएम ज्ञात करना है, एक साथ कब होगा। तो एक साथ कब होगा, तो सबसे पहले 48 और 48 है, 72 है और इसके बाद 108 है। इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, 2 से 3 विभाजित हो जाएगा, ये 24 बार में, ये 36 बार में, ये 54 बार में। पुनः ये 2 से विभाजित हो जाएगा 12 बार में, 18 बार में और ये 27 बार में। पुनः ये 2 से विभाजित हो जाएगा 6 बार में, 9 बार में, ये सब नहीं होगा। 2 को विभाजित होने वाला रहेगा तबे करेंगे। अब यहाँ पर 6 है विभाजित होने वाला 2 से, लेकिन बाकी नहीं है तो नहीं करेंगे। 3 से हो जाएगा, ये 2 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 9 बार में। पुनः 3 से विभाजित होने वाला है तो 3 से करेंगे, ये 2 उतर जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कर लेंगे हम, तो ये 3 2 है, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 2 3 है, 3 गुणे 3, पुनः 1 2 है यहाँ पर और ये 3 है, 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे जो प्राप्त होगा वही संख्या आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 × 72, 72 दूनी 144 और 144 में और 3 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा 432। 432 जो आया यह सेकेंड है, 432 सेकेंड है। 432 सेकेंड जो आ गया, 432 में
भाग देंगे 60 से मिनट में बदलने के लिए। तो 60 से भाग देंगे तो 60 से ये विभाजित हो जाएगा 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 420 बचेगा क्या, तो 12 बच जाएगा। इस प्रकार से 12 शेष बच रहा है, अर्थात 7 मिनट 12 सेकेंड बाद पुनः एक साथ मिलेगी। तो वे पुनः एक साथ कब मिलेंगी, तो वे लिख देंगे वे पुनः 7:07 और 12 सेकेंड बाद पुनः एक साथ बदलेंगे, एक साथ बदलेंगे। ये हो गया इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434, 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। तो इनको मापने के लिए चाहिए एक छोटा सा मापना बर्तन। तो इसके लिए इन तीनों का मौसा ज्ञात करना पड़ेगा, HCF। तो सबसे पहले छोटा ले लेंगे। तो हल में क्या करेंगे हम, सबसे पहले छोटा कौन है, 403, और इससे भाग दे देंगे 434 में। तो एक बार में जाएगा 403, घटा देंगे, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 0 गया 3, और ये कट जाएगा। अब 31 से भाग देंगे 403 में। तो एक ही बार में कटाना है इसको। तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 तिया 39, 13 बार में अगर ले जाएंगे इसको तो 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 तिया 39, 1 40, या 13 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा 31 से। तो 31 से ये हो गया। पुनः 31 से हम भाग दे देंगे ये 465 में। इससे देखेंगे कि यह विभाजित होगा कि नहीं। 15 बार में विभाजित हो जाएगा। 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 46 हो गया, कट गया। अर्थात HCF जो आ रहा है, HCF वो आ गया 31 आ गया। तो 31 जब आ गया तो लिख देंगे उस बर्तन के अधिकतम धारिता, तो 31 लीटर लिख देंगे। उस बर्तन की अधिकतम धारिता, उस बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर होगा, जो लिख देंगे इन तीनों को पूरा माप देगा। क्वेश्चन नंबर 8, सबको अपने कॉपी में नोट करते रहना है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इससे विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करना है, और ऐसा संख्या जो जिसमें भाग देने पर 5 शेष बचे। तो इसको बहुत ही आसान है। हॉल में क्या करेंगे कि 6, 15 और 18 का LCM ज्ञात कर देंगे। 6, 15 और 18 का 2 से विभाजित होने वाला एक ये है और एक ये है, तो कर देंगे। 3 बार में हो जाएगा ये, 15 नहीं होगा, 18 हो जाएगा 9 बार में। अब 2 से विभाजित होने वाला नहीं है, 3 से होने वाला है तीनों। ये 1 बार में हो जाएगा, ये 5 बार में हो जाएगा, ये 3 बार में। अब किसी से विभाजित होने वाला नहीं है, एक है। तो इसको LCM ज्ञात कर देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 बराबर 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 90 आ गया। तो 90 तो तीनों से विभाजित हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने में 5 शेष बचे। तो क्या करेंगे, संख्या बराबर वो संख्या जो होगा 90 में ही 5 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। जब भी ऐसा कहे विभाजित होने वाली ऐसी संख्या ज्ञात की जिसमें शेष बचे, तो LCM ज्ञात करके और जोड़ देना है। अब 95 में किसी से ही भाग देंगे तीनों से, जैसे 18 5 90, तो 95 में भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा। चूँकि 90 तो पूरा विभाजित हो जाएगा, उसी में 5 जोड़ देंगे।
4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो इसका सबसे पहले हल में हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम के लिए लिख देंगे 18, 24 और 32। 2 से पहले विभाजित करेंगे, ये 9 बार में हो जाएगा, ये 12 बार में, ये 16 बार में। पुनः 2 से हो रहा है, ये नहीं होगा, उतार देंगे, ये हो जाएगा 6 बार में और ये हो जाएगा 8 बार में। पुनः 2 से 2 विभाजित होने वाला है तो करेंगे, 9 नहीं होगा, ये 3, ये 4। अब 2 से होने वाला एक ही है तो नहीं करेंगे, 3 से होने वाला ये दोनों है तो 3 से कर देंगे। 3 बार में हो जाएगा 9 और ये 1 बार में 4 उतर जाएगा। अब कुछ नहीं होने वाला है बाकी, तो एलसीएम ज्ञात कर देंगे। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 24 3 72, 72 चौके हो जाएगा 288 हो जाएगा। तो 288 जो आया यह तो अभी तीनों से विभाजित होने वाला मिल गया, लेकिन कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, तो 1000 होगा। अब 1000 में इससे भाग देंगे 288 से। यहाँ पर कर लेते हैं, 1000 में 288 से भाग देंगे, कितना बार में जा रहा है, तो 288 लगभग 300 के आसपास हो गया। तो 300 में 3 बार गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। 300, 8 3 के 24 के 4, 8 हासिल 2, 8 3 के 24 है 2, 26 के 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये सब हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 ये 10, 10 में से 4 गया 6, घटाना तो आप जानते ही हैं, और 9 में से 6 गया 3, ये 9 में से 8 गया 1, ये हो जाता है 0। 136 जो आया, अर्थात 1000 में 136 नहीं रहता तो वह 288 से विभाजित हो जाता। तो 1000 में हम क्या करेंगे, 1000 में 136 को घटा देंगे तो ये पुनः ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और ये हो जाएगा, कुल मिला जुला के यही संख्या आ जाता है 864, यही आ जाता है। तो 864 तो 3 अंकों में है लेकिन 4 अंकों में कह रहा है, तो पुनः क्या करेंगे, इसमें 288 को हम जोड़ देंगे। 288 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 4 12 के 2, 8 6 14, 1 15 और 8 2 10, 1 11, 1152 जो है यही हमारा आंसर है। 4 अंकों में आ गया जो तीनों से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यह 288 से विभाजित हो रहा है और 288 तीनों का लसा है। तो ये लसा जो आ गया, ये लसा से ये विभाजित होगा, क्योंकि 864 3 बार में विभाजित था 288 से, और पुनः इसमें 288 जोड़ेंगे तो 1152 ये 4 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए जिनमें एक सदैव संख्या 3 का एक गुणज है। जैसे ये है तो 3 का यह 9 गुणज है, इसमें भी एक संख्या है 12 जो 3 का गुणज है, 3 से विभाजित होता है। इसमें 6 है जो 3 से विभाजित होता है, इसमें 15 जो है 3 से विभाजित होता है। तो इन संख्याओं का जो लसा आएगा वह भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 9 और 4 का लसा हम ज्ञात करेंगे तो 9 और 4 सह अभाज्य है, तो डायरेक्ट ए का जो हो जाएगा एलसीएम तो बराबर 9 गुणे 4 हो जाएगा, सह अभाज्य तो 9 चूके 36। अब 36 जो आएगा वह 3 से विभाजित हो जाता है, 3 9 36, 12 3 से 12 बार में विभाजित हो जाता है, 12 तिया 36। ठीक इसी प्रकार से इसका जो लसा आएगा 12 पंजे 60, वो अभी 3 से विभाजित हो जाएगा 20 बार में। ठीक इसका भी लसा आएगा 30 जो 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका भी 15 चौके 60 3 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि 2 संख्याओं का जो लसा होगा, अगर उन संख्याओं में से किसी का भी एक जो गुणनखंड होता है उससे भी वह विभाजित होता है। 11 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। यह बहुत ही आसान है,
एक संख्या जो है दूसरी संख्या जब गुणनखंड होगा तो इसका एलसीएम जो होगा वह बड़ी संख्या 20 ही हो जाएगा। 5 और 20 का एलसीएम जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें 6 और 18 का एलसीएम 18 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 से 18 विभाजित हो जाएगा। एलसीएम हम जानते हैं कि वो संख्या होती है जो दोनों से विभाजित होगी। जब 6 से 18 विभाजित है तो 18 से 18 भी विभाजित हो जाएगा, तो दोनों का जो लॉसा हो जाएगा वो 18 ही होगा। यहाँ पर 12 से 48 विभाजित है तो दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो दोनों का एलसीएम 48 ही हो जाएगा, क्योंकि 12 से तो 48 विभाजित है और 48 से भी 48 विभाजित हो जाएगा। यहाँ भी 9 से 45 विभाजित तो एलसीएम 45 हो जाएगा। और एचसीएफ जो होता है वह छोटी संख्या होता है, यह पहले भी बता दिए हैं। अब यहाँ पर बिहार बुक का देख लेते हैं तो 3.3 में तो जो इसमें दिया है वो इसमें दिया है, सेम दिया है। यहाँ पर 3.4 यहाँ भी वही चीज़ करना है। भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बता दिए हैं पहले। भाग विधि द्वारा तो आप पढ़ ही चुके हैं, बहुत ही आसान है। 300 और 450 में देना है तो 300 से 450 में भाग दे देंगे, एक बार में जाएगा 300, अगर घटेगा 150 बचेगा तो 300 में भाग दे देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 150 और 150 300, तो 150 ही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। बहुत ही आसान है, ये पूरा कर लेना है आपको। तीसरा नंबर 65,610 विभाज्य है 27 से, तो 65,610 की दो निकटतम संख्याएं ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य है। तो बहुत ही आसान है, जब ये 27 से विभाज्य है तो एक क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे 27 और फिर पुनः घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हल में एक संख्या 65,610 माइनस क्या कर देंगे 27 और दूसरी संख्या, दो संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या जो होगा 65,610 में 27 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर घटाने के बाद क्या आएगा, तो 0 में से 7 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, अब ये 0 हो गया, हासिल लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 5, ये 5 और ये 65,583 हो जाएगा। और इसमें जोड़ देंगे 7 और 0 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 6 5 6, ये हो गया आंसर इसका। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो भाई एक होता है, ये पहले ही बता दिए हैं। 5 नंबर वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे इतना इतना और इतना को भाग देने पर क्रमशः 4 7 और 3 शेष बचे। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन ऐसे नहीं, हल में क्या करेंगे कि इसमें भाग देंगे उससे तो शेष बचेगा 4, क्रमशः दिया है तो इसमें 4, इसमें 7 शेष बच रहा है, इसमें 3। तो सबसे पहले शेषों को घटा देंगे, 389 और -4 बराबर हो जाएगा 385, 436 और -7 क्या हो जाएगा 36 में 429 और 542 माइनस हो जाएगा 3 बराबर 500 हो जाएगा 39। अब क्या करेंगे कि इसका जो है एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे हम। कैसे, तो इस छोटी संख्या सबसे लेंगे, उसके बाद जो बड़ा है उसमें भाग देंगे। तो 385 से भाग दे देंगे हम 429 में, एक बार में ही जाएगा 385, घटाएंगे 9 में से 5 गया 4, अब ये 12 में से 8 गया 4, ये कट जाएगा। अब इधर 385 को भाग देंगे, 44 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, तो 50 से करेंगे तो यह लगभग 8 बार में हो सकता है कि जाए, 8 बार में। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32 से 3 35, 352 आ गया। घटाएंगे तो 5 में से 3 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, कट जाएगा। 44 में भाग देंगे 33 से, एक बार में जाएगा 33, घटेगा तो 11 आ जाएगा। 11 से भाग देंगे 33 में तो ये विभाजित हो जाएगा 3 बार में, तो 11 जो आया अब पुनः भाग देंगे हम 539 में, 11 भागे 539, तो 11 से देखेंगे कि अविभाजित होगा कि नहीं। 11 से 53 को विभाजित करेंगे तो 11
चौक 44, 9 बचा 9, 11 नवा 99 अर्थात हो जाएगा ये कितना बार में होगा तो 11 4 और 9 49 बार में हो जाएगा, 49 बार में हो जाएगा 539 हो गया। तो HCF जो आया वो आया 11। तो 11 जो आया वही सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा और शेष बचेगा इतना, तो लिख देंगे वह बड़ी संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 116 और 132 छात्र हैं। इसके बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे? तो अधिक से अधिक जहाँ भी पूछा जाए तो यहाँ समझ जाना है कि HCF ज्ञात करना है। बराबर समूह में तीनों कक्षाओं में बच्चों को लगाना है और एक ही होना चाहिए, वह संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले इनका हम HCF ज्ञात कर लेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं या भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए एक छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या इसको ले लेंगे। तो 116 से भाग दे देंगे 132 में, तो एक बार में जाएगा 116, घटेगा तो 16 बचेगा और पुनः 16 से 116 में भाग दे देंगे। तो 16 साथ हो जाएगा 112, 4 बचेगा, 116 में से 112 घटाएंगे और इस 4 से 16 में भाग देंगे तो कट जाएगा 4 बार में 16। तो इस प्रकार से लास्ट टाइम जिससे कटा, अब पुनः एक तीसरी संख्या है तो इसमें भाग दे देंगे 4 से भाग दे देंगे 220 में। तो एक ही बार में कटाना है तो 220 है, तो 4 से 100 25 बार में कटता है और 225 बार में, यानी 50 बार में 200 और 20 कटता है 4 से 5 बार में, यानी कि 55 बार में ये पूरी विभाजित हो जाएगा 220। तो इस लास्ट टाइम जिससे कटा अंतिम बार यही हो गया HCF। मौसा बराबर आ गया 4। अतः कक्षा में 4 के समूह में बच्चों को बराबर बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है। इसको समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है। जैसे ये आयताकार हो गया फर्श, नीचे है, नीचे फर्श होता है मकान का, और इसमें ये जो लंबाई है यह है 2016 सेंटीमीटर। चूँकि 20 मीटर है तो लंबाई को हम बदल सकते हैं। जैसे लंबाई दिया है, लंबाई बराबर दिया है 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर, तो इसको सबको सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो 20 मीटर में 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 16, तो 2016 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से चौड़ाई जो होगा वो 15 मीटर दिया है और 60 सेंटीमीटर दिया है, और इसको अगर चेंज करेंगे तो 1560 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में पूरा हो गया। तो ये लंबाई दिया है 2016 और चौड़ाई दिया है 1560 सेंटीमीटर। अब इसमें छोटे छोटे वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो वर्गाकार जो होता है उसको ये दोनों ये बराबर होता है, इसका लंबाई चौड़ाई वर्ग का बराबर होता है, आप जानते हैं पहले से। तो कितना रखना चाहिए उस टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई, और फिर टाइल्स की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले टाइल्स की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई होगा उतना ही होगा जो इस संख्या को भी और इस संख्या दोनों को विभाजित करे। तो यहाँ पर दोनों का HCF ज्ञात कर लेंगे। एक है 1560 का HCF ज्ञात करेंगे, तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 14 होगा, 7 बार में 1 बचेगा और 1 का 6 मिल के 16 हो जाएगा, 8 बार में हो जाएगा और ये 0 उतर जाएगा। 2 से हो जाएगा ये 78 39 बार में और ये 0 बैठ जाएगा। 2 से हो जाएगा 19 दूनी 38 और 1 बचा और 1 पर ये 0 बैठेगा तो 10 हो जाएगा 5 बार में। अब इसको 3 से देख लेंगे तो 9 1 10 5 15, संख्याओं का योग 15 आ रहा है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी।
3 छक्के 18 और 1 5 15, 3 पचे 15। अब ये हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा 13 बार में। चौड़ाई हो गया, लंबाई है 2016, इसको भी विभाजित कर लेंगे तो 2016 2 से 1000 8 हो जाएगा, पुनः 2 से 504 हो जाएगा, पुनः 2 से कटाएंगे तो 252 हो जाएगा, पुनः 2 से 126 हो जाएगा, पुनः 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 63। अब 63 ये कटेगा 3 से 21 बार में और पुनः 3 से 21 कटेगा 7 बार में। तो 1560 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 आया है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 आया है 1 बार, इसके बाद 5 है, इसके बाद 13 है। ठीक इसी प्रकार से 2016 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या क्या आया है, 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके बाद है 3 2 बार है, 3 गुणे 3, इसके बाद है 7। अब HCF जो इसका होगा, HCF मौस ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये 2 मिल गया, इसके बाद मिल गया इसमें 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। यानी कि जो इसमें वर्ग की लंबाई होना चाहिए वह 24 cm होना चाहिए। तब कुल कितने टाइल्स इसमें लगेंगे, तो टाइल्सों की संख्या जो होती है, टाइल्सों की संख्या बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल में इस छोटे से टाइल्स जो वर्गाकार है इसको भाग दे देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई जो दिया है 2016 गुने 1560 और टाइल्स का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो दिया है इसकी लंबाई 24, तो 24 गुणे हो जाएगा 24, तो 24 से ये 2016 कट जाएगा 84 बार में कट जाएगा, 24 से 2016 84 बार में कट जाएगा और 24 से ये 1560 कटेगा 65 बार में, दोनों से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5460 हो जाएगा टाइल्सों की संख्या। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसको आप उतार सकते हैं अपने कॉपी में। अब प्रश्नावली 3.5, यह बिहार की किताब का 3.5 है। तो इसमें दिया है लौसक ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले भी बता दिए हैं, यहाँ एक हल कर दे रहे हैं ए का, चूँकि ए का हल में क्या करेंगे हम, तो 16 और 36 है तो 16 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 16 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, तो ऐसे तो याद है लेकिन हम बता दे रहे हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऐसे 16 लिख देंगे और इसको अभाज्य संख्या से ही विभाजित करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ये विभाजित होगा 8 बार में, यह 2 से हो जाएगा 4 बार में, पुनः 2 से होगा 2 बार में। तो क्या आ गया, 3 2 और 1 4 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, पुनः इसी प्रकार से कर लेंगे हम 36 का। तो 36 का 2 से विभाजित करेंगे 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा, 3 से 3 बार में। तो क्या आ गया, 36 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो एलसीएम जो होगा, जो मिल रहा है उसको एक बार, 2 मिल रहा है ये तो लिख देंगे, ये भी 2 मिल रहा है तो इसको लिख देंगे, और जो नहीं मिल रहा है ये 2 इसमें नहीं है, इसमें 4 2 है, इसमें 2 2 है, तो ये तो जोड़ा लग गया, इसका नहीं जोड़ा लग रहा है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, 2 गुणे 2, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो भी, इसका भी जोड़ा नहीं लग रहा है तो भी उतार देंगे, 3 गुणे 3। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सबको आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके ज्ञात कर सकते हैं।
प्रश्नावली 3.6 का पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का लसअ भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। तो इसको भाग विधि द्वारा लसअ ज्ञात कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पर दे देंगे 18 और 28 का ज्ञात करेंगे। अगर दोनों एक ही संख्या से विभाजित होगा तो करेंगे, अगर सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 2 से दोनों होगा तो इसको करेंगे। ये 9 बार में हो जाएगा, ये 14 बार में। अब ये 14 2 से हो रहा है लेकिन 9 नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे इसको, लेकिन 2 × 9 × 14 तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 14 से गुणा करेंगे तो 252 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको भी भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनखंड उनके मसअ और लसअ के गुणनखंड के समान है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिया हुआ है, तो पहला का हम बना दे रहे हैं, उसके आधार पे आप चारों बना सकते हैं। यहाँ पे हल करेंगे, कह रहा है कि 24 है और 34 है। तो सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे कि 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और इसके बाद 34 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे ज्ञात कर ले रहे हैं 24 का 2 से ये 12 बार में हो जाएगा, पुनः 2 से ये 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो आ गया 2 × 2 × 2 × 3। इसके बाद 34 का कर लेते हैं, यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा 17 बार में। अब 17 विभाजित नहीं होगा तो इसका हो जाएगा 2 × 17। अब इसका जो मसअ ज्ञात करेंगे हम, मसअ कितना हो जाएगा, तो जो मिलेगा तो 2 मिल रहा है केवल, बस हो गया मसअ। अब लसअ ज्ञात कर लेंगे, लसअ तो 2 मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे। इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो 2 बार, इसके बाद 3 है 1 बार, और इसमें है 17, सबको उतार देंगे। ये हो गया इसका लसअ, गुणा करके ज्ञात कर देंगे, लसअ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनखंड है उसको गुणा करने के बाद मसअ और लसअ के गुणनखंड को गुणा करने के बाद बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो पहली संख्या का जो गुणनखंड है दूसरी संख्या का, दोनों एक ही में गुणा कर देंगे। तो इसमें 3 बार 2 है तो लिख देंगे 2 × 2 × 2। इसमें भी एक 2 है तो साथ ले लेते हैं इसको। इसके बाद इसमें एक 3 है और इसके बाद इसमें 17 है। और इसके बाद मसअ और लसअ के जो गुणनखंड है उसको भी कर लेंगे, मसअ × लसअ। तो मसअ लसअ के गुणनखंड जो है इसको कर देंगे 2, इसमें एक मसअ में 1 2 है और इसमें 3 2 है, 2 × 2 × 2। इसमें एक 3 है और इसमें 17 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी 4 2 आया है और इसमें भी 4 2 आया है, इसमें एक 3 आया है और इसमें भी 3 है, इसमें 17 है, इसमें भी 17 है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसअ × मसअ, या मसअ × लसअ, कुछ भी हो जाएगा। इसमें आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, मसअ यहाँ भी आ सकता है। तो ये दोनों बराबर आ रहा है, गुणा करेंगे इसको भी तो वही संख्या आएगा, इसको भी गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। इस प्रकार यह साबित हो गया, साबित हुआ। इसी प्रकार से उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है और उसके बाद लसअ मसअ आ रहा है, जो उसको गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, आ रहा है कि नहीं बराबर। अगर आ गया तो सही है। तीसरा नंबर, 2 संख्याओं का मसअ 6 और लसअ 36 है तथा एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसको भी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। हल में क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कि मसअ कितना है, तो मसअ है 6 और लसअ कितना है, यह है 36। अब पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 18,
और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या नहीं है, वाट क्या होगा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसौ गुणे लसौ। पहली संख्या है 18 है, 18 गुणे दूसरी संख्या नहीं है, लिख देंगे। अब मौसौ कितना है, तो मौसौ दिया है 6 और गुणे लसौ दिया है 36। तो इस प्रकार दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए गुणा में है तो उधर भेज देंगे, 6 गुणे 36 के नीचे आ जाएगा भाग में 18, तो 18 से 36 कट जाएगा 2 बार में, और 6 से 2 में गुणा करेंगे तो 12। इस प्रकार दूसरी संख्या जो आ गया वो 12 हो जाएगा। चौथा नंबर, दो संख्याओं का मौसौ 16 है और उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लसौ ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आसानी से एकदम ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। हम जानते हैं मौसौ गुणे होता है लसौ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चूँकि यह पहली संख्या दूसरी संख्या इधर ला सकते हैं, मौसौ लसौ उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर के इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो मौसौ यहाँ पर दिया है 16 और गुणे लसौ नहीं दिया है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल दे दिया है 6400, एक ही में गुणा कर दिया है। तो लसौ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 6400 के नीचे गुणा में इधर तो उधर भाग में कर देंगे 16 को। तो अब 16 से 64 कट जाएगा 4 बार में, और ये 2 जीरो उतार देंगे तो 400 हो जाएगा आंसर, बराबर 400 आंसर हो जाएगा। अर्थात लसौ इसका हो जाएगा 400, लसौ बराबर 400। दो संख्याओं का मौसौ और लसौ क्रमशः 13 और इतना दिया है। मौसौ लसौ दे दिया है, यदि उनमें से एक संख्या दिया है 117 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यह आसानी से ज्ञात करेंगे डायरेक्ट एकदम। दूसरी संख्या बराबर हल में, अब थोड़ा सा डायरेक्ट, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसौ और मौसौ को गुणा कर देंगे 13 और गुणे 1989 अब बट्टे पहली संख्या गुणा में रहता है तो वो भागा में चला जाता है। तो पहली संख्या कितना दिया है 117, ये हो गया लसौ मौसौ का गुणनफल हो गया। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो पहली संख्या नीचे जाएगा, पहली संख्या ज्ञात करना होता है तो दूसरी संख्या नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से 13 से 17 कट 117 कट जाएगा, 13 नवा 117, और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 से 19 कटेगा, नहीं कटेगा तो 9 दूनी 18, 19 में से 18 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 पर 18 8 जब बैठेगा तो हो जाएगा 18, तो 9 दूनी 18, फिर 9 कट जाएगा एक बार में। इस प्रकार से दूसरी संख्या आ जाएगा 221, आंसर हो जाएगा। 6 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40 और 60 से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो एनसीईआरटी के 8वां क्वेश्चन में भी यह प्रश्न दिया था, तो इसको हल कर लेते हैं। कुछ नहीं, इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। केवल इसका एलसीएम ज्ञात कर देना है, तो एलसीएम जो आएगा वह तीनों से विभाजित होगा, लेकिन कह रहा है कि 7 शेष बचना चाहिए, तो उसी में 7 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं 25, 40 और 60 का एलसीएम। 2 से कटेगा ये दोनों, ये नहीं कटेगा, 2 कम से कम 2 कटना चाहिए, 2 एक ही संख्या से। तो 20 बार में ये 30 बार में, पुनः 2 से विभाजित हो जाएगा, 25 को उतार देंगे, ये 10 बार में, ये 15 बार में। अब 2 से केवल 10 ही विभाजित हो रहा है तो नहीं करेंगे। अब 3 से देखेंगे, 3 से भी 15 ही हो रहा है, 5 से तीनों हो जाएगा, ये 5 बार में, ये 2 बार में, और ये 3 बार में। अब कोई विभाजित नहीं होगा तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पच्चे 100, और 100 में 600 हो जाएगा, 600, और 600 में जोड़ देंगे 600 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 607। अतः वह कौन सी संख्या है, तो वह छोटी संख्या है, वह छोटी संख्या 607 है, जिसमें 25, 40 और 60 से भाग देने पर
7 शेष बचेगा। इतना लिखने से एग्जाम्स में अच्छे नंबर मिलते हैं। 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकलते हैं। उनके पग दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। ज्ञात करें कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर फिर एक साथ पड़ेंगे। तो ये अभी एलसीएम ज्ञात करना है इसका, चूँकि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति है और इसका पग है, एक का है कितना 80 cm और दूसरा व्यक्ति है उसका पग है 85, तीसरे व्यक्ति क्या है 90। और एक स्थान से चलते हैं तो इसका यहाँ पड़ेगा पग, इसका यहाँ और इसका यहाँ, चूँकि एक साथ नहीं पड़ेगा। लेकिन एक साथ पड़ेगा कब, तो इस तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो तीनों का एलसीएम 80, 85 और 90 का। तो सबसे पहले ये 2 से विभाजित होने वाला है यहाँ पर 80 और 90, तो कर देंगे 40 बार में हो जाएगा। 85 नहीं होगा तो उतार देंगे और ये 45 बार में। अब 2 से केवल 40 होगा तो नहीं करेंगे। इसके बाद 3 से भी एक ही ये होने वाला है, बाकी नहीं होगा। 5 से होगा, ये 8 बार में, ये हो जाएगा 17 बार में और ये हो जाएगा 9 बार में। अब कोई भी विभाजित होने वाला नहीं है एक संख्या से। 2 से 8 होगा, 5 से कोई नहीं होने वाला है, तो इस प्रकार से इसको गुणा कर देंगे। 2 × 5 × 8 × 17 × 9 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 × 8 80 और 80 में और 9 से गुणा करेंगे 8 × 9 720। इस प्रकार गुणा करने के बाद आ जाएगा 12,240। तो लिख देंगे 12,240 cm सेंटीमीटर चलने के बाद पुनः उनके पग एक साथ पड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 10,000 के निकटतम इससे विभाजित होने वाली संख्या डायरेक्ट निकालना आसान है। सबसे पहले इससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो एलसीएम होता है। तो हल में सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसको विभाजित करेंगे हम ऐसी संख्या से, कम से कम 2 विभाजित होने वाला चाहिए उस संख्या से। तो 4, 2, 4 और 6 ये 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो ये एक बार में हो जाएगा, ये 3 नहीं होगा तो उतार देंगे। 4 हो जाएगा 2 बार में, 5 को उतार देंगे, ये नहीं होगा। 6 3 बार में और 7 भी नहीं होगा। इस प्रकार से अब 2 से विभाजित होने वाला केवल एक 2 ही है, तो अब नहीं करेंगे। 3 से देखेंगे तो 3 से विभाजित होने वाला एक ये है और एक ये है। तो 3 से अब ये एक उतारेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी उतार सकते हैं तो उतार देते हैं। 3 हो जाएगा एक बार में, 2 उतर जाएगा, 5 भी उतर जाएगा, 3 हो जाएगा एक बार में, 7 उतर जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे विभाजित होने वाली कोई संख्या नहीं है, तो इसको गुणा कर देंगे। एलसीएम बराबर 2 × 3 × 2 × 5 × 7। एक को छोड़ देते हैं क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60, 7 × 6 = 42, 420। अब 420 जो आया इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम है। लेकिन 10,000 के निकटतम चाहिए, तो अब 420 से कोई संख्या अगर 10,000 के निकटतम अगर विभाजित हो रहा है तो इन सभी संख्याओं से भी वह संख्या विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर 6 से 24 विभाजित होता है और 3 से 6 विभाजित होता है और 6 से 24, तो ये 3 से 24 भी विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 420 से इसके निकटतम कोई संख्या विभाजित हो रहा है तो इसको विभाजित करने वाली जो ये संख्या है इनसे भी वह विभाजित हो जाएगा। तो ज्ञात करेंगे हम 420 से भाग दे देंगे हम 10,000 में। तो 10,000 में भाग देंगे तो सबसे पहले 1,000 को विभाजित करेंगे। तो 400 और 400 800, 1,000 2 बार में जाएगा ये। तो 4 दूनी 800 और 20 दूनी 40, 840 हो जाएगा और घटाएंगे तो 160 बचेगा।
और ये 0 उतार देंगे। अब हो गया 1600। चूँकि 420 से ये 4 बार में नहीं जाएगा क्योंकि 1600 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे तो 4 तिहाई 1200 हो जाएगा 60 और घटाए जाएंगे तो 340 प्राप्त हो जाएगा। तो 340 अगर 10,000 में नहीं रहता तो यह 420 से पूरी विभाजित हो जाता। तो हम 10,000 में क्या करेंगे, 340 ये जो शेष बचा है इसको घटा देंगे, 340 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0 और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और ये भी 9 हो गया, पूरा 10 एक हासिल लेते ये भी हो गया 9,660। ये जो है 10,000 के निकटतम है और 420 से विभाजित हो रहा है तो ये सब इससे भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन ये 10,000 से छोटी है। अब 10,000 से बड़ी जो चाहिए तो क्या कर देंगे कि 9,660 में इस 420 को जोड़ देंगे, क्योंकि 420 से ये विभाजित हो रहा है 9,660। तो अगर 420 भी जोड़ेंगे तो भी वो विभाजित हो जाएगा 420 से। जोड़ देंगे 0, 6 2 8 और 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 9 1 10। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 1080। तो दो संख्या जो हो जाएगा, एक ये होगा और एक ये, दोनों संख्या हो जाएगा जो इन सभी से विभाजित हो जाएगा और 10,000 के निकटतम है। ये 10,000 से छोटा है, ये 10,000 से बड़ा है, सबसे नज़दीक जो 420 से विभाजित होगा। तो 420 से विभाजित होगा तो इन संख्याओं से भी विभाजित हो जाएगा। 9वां नंबर, 1 लाख के निकटतम उससे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 और 21 से पूरी विभाजित हो जाए। उसी प्रकार का है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको बना देते हैं। इसमें छोटा नहीं बड़ी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले 8, 15 और 21 का LCM ज्ञात कर लेंगे। 8, 15 और 21। तो इसमें 2 से विभाजित होने वाला केवल एक ही है, 3 से ये विभाजित होने वाला है तो 3 से कर देंगे। 8 को 10 उतार देंगे, ये 5 बार में हो जाएगा, ये 7 बार में। अब कोई विभाजित होने वाला नहीं है तो गुणा कर देंगे। 3 गुणे 5, 8 गुणे 5 गुणे 7 बराबर, ये LCM है। 8 3 के 24, 24 5 120, तो 12 7 84, 840 आ जाएगा। अब 840 से भाग देकर इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। 840 से भाग दे देंगे 1 लाख में, 3 4 840 से जब भाग देंगे तो 1000 को पहले विभाजित करेंगे तो एक बार में जाएगा 840, घटाएंगे तो 160 बच जाएगा और ये 0 उतारेंगे तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, चूँकि 8 दूनी 1600 से ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार में ले जाएंगे। 840 घटाएंगे, 0 बचेगा, ये 10 में से 4 गया 6, ये 15 में से 8 गया 7, 760 बच। अब उतारेंगे 1 और 0 है। 840 से भाग देंगे 7600 है तो 8 6 के 48, 8 7 56, 8 28 64, 8 9 72, 9 बार में चला जाएगा क्योंकि 8 दाम में 80 हो जाता है। तो 9 बार में 9 में 0 में गुणा करेंगे तो 0, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 और 9 8 72 और 3 75 हो जाएगा। घटा देंगे 0, 10 में से 6 गया 4, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और ये 7 में से 7 गया 0। तो इस प्रकार से हमारा बचा जो 40 आया। तो 40 आया, ये 1 लाख में अगर ये 40 नहीं रहता जो शेष बचा है तो यह 840 से विभाजित हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे 1 लाख में 40 को घटा देंगे तो ये 0 बचेगा, ये 10 में से 4 गया 6 बचेगा और ये सब के सब 9 हो जाएगा, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9 हो जाएगा। तो 99,960 आ गया। तो चूँकि यह 10,000 1 लाख से छोटी संख्या है 99,960 जो 840 से विभाजित हो रहा है, इससे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 99,960 में 840 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 0, 6 4 10 के 0, 8 9 17 और 17 1 हो जाएगा, 18 की 8 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10। तो इस प्रकार से 1,08,000 जो संख्या होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर लगे हैं। चूँकि यह है एक
तार के खंभे है, इस प्रकार से है और इसमें से तार जा रहा है ऐसे ये खंभे पर। लेकिन इसी के साथ साथ ये 220 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ जो दूरी है 220 मीटर, ये 220 मीटर है। लेकिन पत्थर के ढेर भी लगे हुए हैं 300 मीटर पे, से कुछ पत्थर है और इसका 300 मीटर पर है। पत्थर के टुकड़े जो है ये 300, इसकी दूरी है 300 मीटर। यहाँ पत्थर के ढेर है, ये 300 मीटर की दूरी पर है, मीटर में है सब। तो कह रहा है कि पुनः ये यहाँ पर तो साथ साथ है, लेकिन अब आगे ये 220 मीटर पर खंभा है, लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा यह ढेर। तो यह पुनः एक साथ कब मिलेंगे? तो एक साथ मिलने के लिए क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम अगर ज्ञात करेंगे तो जो संख्या दोनों से विभाजित होगा वहीं पर जाके पुनः ये खंभा और ये पत्थर के ढेर एक साथ लगेंगे, जहाँ जैसे यहाँ पर एक साथ है। तो ज्ञात कर लेंगे हम 220 और 300 का एलसीएम। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा कितना? 110 बार में, ये 150 बार में, पुनः ये 2 से 55 बार में, ये 75 बार में। अब ये 2 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा 11 बार में, और ये 15 बार में। अब विभाजित होने वाला नहीं है तो गुणा कर देंगे, 2 × 2 × 5 × 11 × 15। अब गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, अब 20 में 15 में गुणा करेंगे तो जब 15 दूनी 30, 300, 300 में 11 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3300। तो इस प्रकार से 3300 मीटर के बाद पुनः एक साथ मिलेंगे, आंसर हो जाएगा 3300।